हाय आई एम तरुण एंड टॉपिक जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये टॉपिक एनवायरनमेंट सेक्शन के मेजर टॉपिक एयर पोल्यूशन को बिलोंग करता है। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारी जो अप्रोच रहेगी वो है माइंड मैप, जिसमें हम बेसिक्स एंड करंट्स दोनों को कवर करेंगे एंड उस इंफॉर्मेशन से प्री मेंस एंड एसए के पीवाईक्यूज को कैसे अप्रोच कर सकते हैं वो भी हम साथ ही में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। सो पहला क्वेश्चन तो यही है कि व्हाई ई व्हीकल्स आर सो इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। सो अभी हमने पास्ट टिकट में देखा कि ई व्हीकल्स पे गवर्नमेंट का काफी इंटरेस्ट बढ़ा है, एज ई व्हीकल्स हेल्प करते हैं गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रेटेजिक गोल्स को अचीव करने में एंड बेनिफिशियल भी है फॉर द ह्यूमैनिटी एज अ होल ओवर कन्वेंशनल इंजन व्हीकल्स इन द लॉन्ग रन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ द ई व्हीकल्स। सो व्हाट आर ई व्हीकल्स? सिंपली हम कह सकते हैं कि व्हीकल्स दैट रन इंटायरली और मोस्टली ऑन इलेक्ट्रिसिटी आर रेफर टू एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक इलेक्ट्रिक मोटर पर ऑपरेट करते हैं, जबकि इंटरनल कंबशन इंजन जो कि करंट पेट्रोल व्हीकल्स को रन करते हैं वो फ्यूल और गैसेस के मिक्सचर को बर्न करके पावर जनरेट करते हैं। यही फ्यूल और गैसेस की बर्निंग कार्बन एमिशंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है एंड फ्यूल खुद भी एग्जॉस्टिबल है, यानी कि ये एक लिमिटेड रिसोर्स है विच विल रन आउट समडे। तो करंट ऑटोमोबाइल्स की लिमिटेशंस के चलते ई व्हीकल्स को एक पॉसिबल रिप्लेसमेंट के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि बढ़ते हुए पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और घटते हुए नेचुरल रिसोर्सेज जैसे इश्यूज को एड्रेस किया जा सके। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के की कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो इसके मेन कंपोनेंट्स में आता है इलेक्ट्रिक मोटर और पावर बैटरी। ठीक है, तो व्हीकल को रन करने के लिए जो पावर चाहिए होती है वो इलेक्ट्रिक मोटर लेता है बैटरी से, और ट्रैक्शन बैटरी पैक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करती है डीसी की फॉर्म में। इसके अलावा एक ऑक्सिलरी बैटरी भी होती है जो कि प्रोवाइड कराती है इलेक्ट्रिसिटी टू पावर व्हीकल एक्सेसरीज। देन देयर इज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर। जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर है वो ट्रैक्शन बैटरी के द्वारा डिलीवर की गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फ्लो को मैनेज करता है और इलेक्ट्रिक मोटर के स्पीड और टॉर्क को भी कंट्रोल करता है। अब ये टॉर्क क्या है? टॉर्क एक ट्विस्टिंग फोर्स होता है जो कि किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करवाने में मदद करता है। देन देयर इज डीसी डीसी कन्वर्टर। ये जो डीसी डीसी कन्वर्टर है ये बैटरी की हायर वोल्टेज डीसी को लोअर वोल्टेज डीसी में कन्वर्ट करता है। अब लोअर वोल्टेज डीसी क्यों चाहिए? क्योंकि ऑक्सिलरी बैटरी जो होती है उसको रिचार्ज करने के लिए और व्हीकल एक्सेसरीज को रन करने के लिए लोअर वोल्टेज डीसी की जरूरत होती है। उसके अलावा जो थर्मल सिस्टम कूलिंग है वो इलेक्ट्रिक मोटर और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोलर और अदर कंपोनेंट्स की प्रॉपर ऑपरेटिंग टेम्परेचर को मेंटेन करता है। देन देयर इज चार्ज पोर्ट। तो ये जो चार्ज पोर्ट है ये एक एक्सटर्नल पावर सप्लाई को कनेक्ट करने के लिए होता है ताकि बैटरीज को चार्ज किया जा सके। और यहाँ पर जो ये ऑनबोर्ड चार्जर है ये एसी इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई हुई है, यहाँ से जो बाहर से एसी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुई है उसको ये डीसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि जो बैटरीज हैं वो चार्जिंग के लिए डीसी पावर चाहिए होती है। देन देयर इज ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन जो है वो इलेक्ट्रिक मोटर से मैकेनिकल पावर को ट्रांसफर करता है व्हील्स पर एंड व्हील्स को रोटेट करवाने में मदद करता है। देन देर आर 4 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स, जिसमें से एक है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है ये फुल्ली पावर्ड होते हैं बाई इलेक्ट्रिसिटी। बीवीज जो है वो एंटायरली बैटरी पर रन करते हैं और बैटरी को चार्जिंग इंफ्राज में प्लग इन करके चार्ज कर लिया जाता है, और फिर इलेक्ट्रिक मोटर जो है उस स्टोर्ड इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके व्हील्स को रन करता है। ठीक है। देन सेकंड इज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंजन भी है और बैटरी भी। ठीक है, इसमें इंजन जो है उसको यूज किया जाता है बैटरीज को चार्ज करने के लिए व्हेन इट इज एम्प्टी, एंड इंजन ही जो है वो व्हीकल को रन करता है। इंजन के लिए फ्यूल जो है वो एनर्जी सोर्स है एंड मोटर जो है उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है फ्रॉम दी बैटरीज। इसमें दोनों ही इंजन भी और बैटरी भी ये दोनों साइमल्टेनियसली ट्रांसमिशन को रोटेट करते हैं। ठीक है। देन देयर इज थर्ड वन दैट इज प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। इसमें भी इंटरनल कंबशन इंजन भी है और बैटरी दोनों है। फर्क इतना है कि यहाँ पर बैटरीज जो है वो एक्सटर्नल सॉकेट से चार्ज की जा सकती हैं। पीएचईवीज में क्या होता है कि ये स्टार्ट तो होता है ऑल इलेक्ट्रिक मोड में, यानी कि पहले व्हीकल को रन करने के लिए बैटरी की पावर यूज होती है एंड जब बैटरी ड्रेन हो जाती है तो इंजन जो है वो टेक ओवर करता है। इसमें बैटरी चार्जिंग 3 तरीके से हो सकती है। एक तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक सोर्स से, ठीक है, दूसरा इंजन से, और तीसरा होता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होती है? इसमें ये है कि जब ब्रेक्स अप्लाई करता है ड्राइवर तो उस वक्त जो इलेक्ट्रिक मोटर होता है वो एक जनरेटर के तरीके से एक्ट करता है एंड उस वक्त जो है ये एनर्जी को इस्तेमाल करता है बैटरीज को चार्ज करने के लिए, यानी कि ब्रेकिंग के टाइम पे बैटरीज ड्रेन नहीं हो रही होती हैं बल्कि चार्ज हो रही होती हैं। अब क्योंकि पीएचईवीज में
इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो सप्लीमेंट करता है इंजन की पावर को, तो पीएचईवीज में स्मॉलर इंजन से भी काम चलाया जा सकता है। तो इस तरीके से पीएचईवीज में व्हीकल की परफॉर्मेंस को कॉम्प्रोमाइज किए बिना कार की फ्यूल एफिशिएंसी को इंक्रीज किया जाता है। और ये जो तीनों हमने देखे, बीईवीज, एचईवीज और पीएचईवीज, इनमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट कौन सा है? बीईवीज। ठीक है, बीईवीज क्यों सबसे ज्यादा एफिशिएंट है? क्योंकि ये ऑल पावर्ड है बाई इलेक्ट्रिसिटी और इसमें फ्यूल का कोई यूज नहीं है। देन है पीएचईवीज एंड उसके बाद आता है एचईवीज एफिशिएंसी के मामले में। ठीक है। नाउ द फोर्थ वन इज फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या है? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। तो एफसीवी की फंक्शनिंग को समझने के लिए पहले हम फ्यूल सेल की फंक्शनिंग को समझ लेते हैं। ठीक है, फ्यूल सेल में क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों को कंबाइन किया जाता है और प्रोड्यूस होती है वाटर एंड हीट। ठीक है। सो क्योंकि एफसीवीज में या फिर फ्यूल सेल में जो है कोई एमिशन नहीं है हार्मफुल गैसेस का, लाइक जैसे कि पेट्रोल इंजन में एमिशन होता है, तो इसलिए इनको जीरो एमिशन व्हीकल्स भी कहते हैं। एक सिंगल फ्यूल सेल में इलेक्ट्रोलाइट जो है वो दो थिन इलेक्ट्रोड्स के बीच में सैंडविच्ड होता है। ठीक है, एनोड जो है वो पोरस है एंड दिस इज कैथोड। ठीक है, अब जो हाइड्रोजन रिच फ्यूल है उसको एनोड पे फीड कराया जाता है, जहां पर एक कैटलिस्ट वो हाइड्रोजन के नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स को और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस को, इनको सेपरेट करता है। और कैथोड पे ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करती है इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ में और बनाती है वाटर। ठीक है, एनोड साइड के इलेक्ट्रॉन्स, जो एनोड साइड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं कर पाते हैं और पॉजिटिवली चार्ज्ड कैथोड पर नहीं जा पाते हैं। तो इनको मस्ट होता है कि फिर वो ट्रेवल करें वाया इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड वो पहुंच जाते हैं टू दी अदर साइड ऑफ द सेल। और यही मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनाता है इलेक्ट्रिक करंट, जिसको यूज किया जाता है टू रन दी व्हीकल। सो बीईवीज को एनवायरमेंटल फ्रेंडली होने की वजह से गवर्नमेंट इन पर फोकस कर रही है, इस टेक्नोलॉजी पे, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी पे। लेकिन कुछ और पॉसिबल एनवायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज पर भी काम किया जा रहा है, जिसमें हाइब्रिड व्हीकल्स और फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तो हमने अभी देखा। इसके अलावा एक सिंथेटिक फ्यूल्स, इसका भी ऑप्शन है, जिसमें पोर्शा कंपनी एक ऐसे फ्यूल को डेवलप करने पे काम कर रही है जो कि कन्वेंशनल इंजन्स को ही CO2 न्यूट्रल बना देगा। इसके अलावा इथेनॉल एंड फ्लेक्स फ्यूल्स का ऑप्शन भी है। आप लोगों ने सुना ही होगा BS6 नॉर्म्स के बारे में, जिसमें गवर्नमेंट जो है एमिशंस को कम करने के लिए इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट रखे हुए हैं। तो ऑल इन ऑल इन सभी टेक्नोलॉजीज का जो पर्पस है वो है फॉसिल फ्यूल्स पर रिलायंस को कम करना और इस तरीके से कार्बन एमिशंस को कम करना। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड इंटरनल कंबशन इंजन। बेसिकली क्या है कि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स का पता होना चाहिए, हमें वर्किंग प्रिंसिपल्स ये सब पता होने चाहिए, ताकि हम किसी भी आंसर को अच्छे से टैकल कर सकें। भले ही यूपीएससी किसी भी बेसिक कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली ना पूछे, लेकिन ये आपको इनडायरेक्टली मदद जरूर करता है किसी भी आंसर को ढंग से लिखने में। और वैसे भी यूपीएससी साइंस एंड टेक के सेक्शन में तो डायरेक्टली बेसिक कॉन्सेप्ट्स पूछ भी रही है, तो हम यहाँ भी अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो जहाँ तक बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल की बात है, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में एक बैटरी होती है, ड्राइव कंट्रोल होता है, इन्वर्टर और मोटर। बैटरी में जो हमारी पावर स्टोर होती है वो डीसी की फॉर्म में होती है, और जो मोटर है वो उसको पावर किस फॉर्म में चाहिए? एसी की फॉर्म में। तो डीसी से एसी की फॉर्म में क्या कन्वर्जन कौन करता है? इन्वर्टर। ठीक है, बैटरी से डीसी फॉर्म में आएगी और इन्वर्टर उसको कन्वर्ट करता है एसी की फॉर्म में, जिसको इस्तेमाल करेगा। ठीक है, तो जब एक्सीलरेटर प्रेस करता है ड्राइवर, तो ड्राइव कंट्रोल को एक सिग्नल मिलता है, और कंट्रोलर जो है वो व्हीकल की स्पीड को कैसे एडजस्ट करता है? वो मोटर तक जाने वाली एसी पावर की फ्रीक्वेंसी को चेंज करके व्हीकल की स्पीड को एडजस्ट करेगा। ठीक है, और मोटर फिर उस एसी पावर का यूज करके व्हील्स को रन करता है। ठीक है, और जब ड्राइवर ब्रेक्स प्रेस करता है, तो उस वक्त क्या होता है? मोटर जो है वो एक इलेक्ट्रिक जनरेटर की तरह बिहेव करने लगता है, एंड वो प्रोड्यूस करता है पावर जो कि वापस स्टोर होती है बैटरी में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हमने देखा था कि इसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी कहते हैं, जिसके बारे में हमने की कंपोनेंट्स वाली स्लाइड में भी समझा था। ठीक है, तो ये है इसका बीईवी का वर्किंग प्रिंसिपल। नाउ लुक एट दी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन। नाउ इंटरनल कंबशन इंजन में एक फिक्स्ड सिलेंडर है। ठीक है, ये फिक्स सिलेंडर है जिसमें एक पिस्टन जो है वो मूव कर रही है। ईवीज में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, फिक्स्ड सिलेंडर की जगह क्या होता है? स्टेटर। और मूविंग पिस्टन की जगह काम कौन करता है? वो होता है रोटर। ठीक है, तो इंटरनल कंबशन इंजन के वर्किंग प्रिंसिपल जो है उसकी 4 स्टेजेस हैं। पहली स्टेजेस क्या है? इनटेक। ठीक है, इनटेक में क्या होता है? वॉल्व ओपन होता है और पिस्टन लोअर जाती है, एंड एक मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड गैसेस जो है वो कंबशन चैम्बर में एंट्री करता है। देन सेकंड जो है वो है कंप्रेशन, जिसमें पिस्टन जो है ऊपर गई और फ्यूल को कंप्रेस किया। ठीक है, थर्ड है कंबशन। कंबशन में क्या है?
स्पार्क प्लग से स्पार्क जो है वो निकली, उसने इग्नाइट किया मिक्सचर को, और ये इग्निशन की वजह से उसने पुश किया पिस्टन को फिर से डाउन अगेन। ठीक है। देन फोर्थ इज एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट में क्या है, इसमें एग्जॉस्ट वॉल्व जो है वो ओपन होता है, पिस्टन ऊपर आती है और एग्जॉस्ट जो है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हुआ वर्किंग प्रिंसिपल इंटरनल कंबशन इंजन का। सो अभी तक हमने बेसिक्स कवर किए, जिसमें हमने देखी डेफिनेशन, की कंपोनेंट्स, सिस्टम आर्किटेक्चर, 4 टाइप्स के ई व्हीकल्स का, पॉसिबल ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी देखे, और हमने देखा वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दी बेनिफिट्स ऑफ ईवीज ओवर कन्वेंशनल इंजन व्हीकल्स। सो इसमें पहला बेनिफिट है बेटर एनर्जी एफिशिएंसी। हमने ईवीज में एक कॉन्सेप्ट देखा था रीजनरेटिव ब्रेकिंग का, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर ब्रेक अप्लाई करने पर क्या जनरेट करता है, पावर जनरेट करता है, जो कि बाद में स्टोर हो जाती है इन अ बैटरी। हालांकि ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन स्टिल ईवीज में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ही नहीं होती है बल्कि जनरेट भी हो रही होती है। और जबकि कन्वेंशनल इंजन में क्या है कि वो स्टार्ट होने के बाद कंटिन्यूसली फ्यूल को कंज्यूम करते रहते हैं। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ईवीज है बेटर एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है। इसके अलावा हमने वर्किंग प्रिंसिपल डिस्कस करते वक्त देखा था कि इंटरनल कंबशन इंजन में पिस्टन का अप एंड डाउन लीनियर मोशन होता है, जिसको रोटेटरी मोशन में बदला जाता है ताकि टायर्स को रोटेट करवाया जा सके। तो इंजन में इंटरनल मशीनरी में ही काफी एनर्जी यूज हो जाती है, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक मोटर डायरेक्ट रोटेशन क्रिएट करता है और सेल्फ स्टार्टिंग भी होता है। सो अगर नंबर्स में बात करें तो इंटरनल कंबशन इंजन में 1 लीटर पेट्रोल में 35% ही यूज में आता है, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 90% इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको यूज किया जाता है, उसका आउटपुट आता है। ठीक है। उसके अलावा जब कन्वेंशनल इंजन को उसकी हाईएस्ट स्पीड पर रन कराते हैं, तो इसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, यानी कि इसका एवरेज बहुत ही खराब हो जाता है और व्हीकल ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करने लगता है। हम ग्राफ में देख सकते हैं कि जब इंटरनल कंबशन इंजन को हाईएस्ट स्पीड पे रन किया, तो इसकी एफिशिएंसी जो कि 35% थी नॉर्मली, वो नीचे आ गई है, वो रह गई है 10 to 15%, यानी कि 15 to 20% के अराउंड। ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिक मोटर जो है उसकी हाईएस्ट स्पीड पर रन करवाने के बावजूद उसकी एफिशिएंसी 90% के आसपास ही रहती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या है कि एवरेज सेम ही रहेगा, चाहे व्हीकल्स को रन करो 10 किलोमीटर पर आवर पे या फिर 100 किलोमीटर पर आवर पे। इसके अलावा ईवीज की मैकेनिकल एडवांटेजेस भी हैं, लाइक बेटर परफॉर्मेंस। ईवीज में इलेक्ट्रिक मोटर इंस्टेंट टॉर्क प्रोवाइड करता है, तो ईवीज का एक्सेलरेशन कंपेयर टू फ्यूल व्हीकल्स काफी अच्छा होता है। देन ईवीज जो है वो इजी टू ड्राइव भी हैं, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड कंट्रोल्स नहीं होते हैं लाइक गियर बॉक्सेस एंड टॉर्क कन्वर्टर्स। इसमें ईवीज में जस्ट एक्सेलरेट करो, ब्रेक प्रेस करो एंड स्टीयरिंग व्हील। और होम और पब्लिक चार्जर में प्लग इन करके इनको इजीली चार्ज भी किया जा सकता है। फिर कोई इंजन ना होने की वजह से ईवीज में लेसर वाइब्रेशन होता है एंड दे क्रिएट लेसर नॉइज एज वेल। इलेक्ट्रिक मोटर जो है इतना साइलेंटली फंक्शन करता है कि समटाइम्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में मैन्युफैक्चरर्स को फॉल्स साउंड्स ऐड करनी पड़ जाती हैं, एंड गिवन टू देयर लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये जो है सेफ टू ड्राइव भी है। लोअर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होने की वजह से कोलिजन के केस में, यानी कि जब दो व्हीकल्स टकराएं, तो ईवीज फ्यूल कार्स के कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल होती हैं। देन लोअर रनिंग कॉस्ट है इनकी। इंडिया में पेट्रोल की कॉस्ट हमें पता ही है कि अराउंड 100 रुपीज पर लीटर है, जो कि एस्टिमेट करें तो 7 to 8 रुपीज पर किलोमीटर पड़ जाता है। जबकि ईवीज में इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पड़ती है 80 पैसा पर किलोमीटर। और अगर चार्जिंग घर में इंस्टॉल्ड सोलर पैनल से की जाए तो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट फर्दर रिड्यूस हो जाती है। और साथ ही में सोलर पैनल का तरीका ज्यादा इको फ्रेंडली भी है। फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इंटरनल कंबशन और अदर पार्ट्स जो है काफी कम होते हैं, तो ईवीज की सर्विसिंग रिक्वायरमेंट, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो भी कम ही होती है। फिर बैटरी लाइफ एंड कॉस्ट की बात करें तो मोस्ट ईवीज में लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, जिनकी कॉस्ट हर साल तो इम्प्रूव हो रही है और उनकी टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो रही है। एक अच्छी बैटरी लगभग 10 साल तक चल जाती है। एंड लिथियम आयन बैटरीज इसलिए यूज करते हैं क्योंकि उनमें एनर्जी डेंसिटी हाई होती है, और इस लिथियम आयन बैटरीज हेल्प कर रही है ईवीज की रेंज को भी बढ़ाने में, और इस तरीके से ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है ईवीज की वो बढ़ रही है। देन देयर आर एनवायरमेंटल बेनिफिट्स एज वेल। जीरो टेल पाइप एमिशंस होने की वजह से ईवीज जो हैं वो डायरेक्ट क्योर है फॉर एयर पोल्यूशन, जबकि फ्यूल व्हीकल्स में जो एमिशंस होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं 20 to 30% एयर पोल्यूशन में, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का, और 8% करते हैं जीएचजी एमिशंस का कंट्रीब्यूशन। जबकि दिल्ली में तो जीएचजी कितना मिट होता है, ओवर 30%। सो जीएचजी एमिशंस के अलावा इस फ्यूल व्हीकल्स में जो एमिशन होता है उसमें अदर हार्मफुल पोल्यूटेंट्स भी होते हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, पार्टिकुलेट मैटर एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड वी नो वीओसीज लीड टू स्मोक फॉर्मेशन। फर्दर ईवीज का बेनिफिट है
एनर्जी डाइवर्सिटी एंड सिक्योरिटी। अगर इंडियंस ईवीज को ज़्यादा से ज़्यादा अडोप्ट करेंगे तो हमारे जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो भी रिड्यूस होंगे। एक गवर्नमेंट डेटा के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में हमारी डिपेंडेंसी ऑयल इंपोर्ट्स पर कितनी थी? 78.6%। और जिसने हमें कॉस्ट किया कितना? अप्रोक्सीमेट $100 बिलियन। सो ईवीज के ज़्यादा अडोप्शन से हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी सेव होगा। और वैसे ये सबकी इंपॉर्टेंस तभी है जब ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिक्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज से आए। इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जीज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की आवश्यकता है। फिर ऑयल इंपोर्ट्स के रिडक्शन के साथ वी विल बी लेस अफेक्टेड बाय एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस एज वेल। ठीक है, इसके साथ हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो डिप्लीट हो रहे हैं उनको भी कंजर्व करने में सहायता मिलेगी। ईवीज का ज़्यादा से ज़्यादा अडोप्शन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स में भी मदद करेगा, जैसे बैटरी टेक्नोलॉजी है, चार्जिंग इंफ्रा है, ये सब इंप्रूव हो रही हैं एंड इनकी ब्रोडर एप्लीकेशंस भी हो सकती हैं अदर सेक्टर्स में। देन ईवीज के थ्रू गवर्नमेंट शेयर्ड मोबिलिटी को प्रमोट कर रही है एंड साथ ही में इनका कॉम्पैक्ट डिजाइन भी होता है, तो इट विल हेल्प इन डीकंजेस्टिंग सिटीज। इट विल बी सॉल्यूशन टू अर्बन प्रॉब्लम्स व्हिच आर देयर इन आवर अर्बन सिटीज। देन ये ईवी का प्रोडक्शन रीजनल इंडस्ट्रीज को भी बेनिफिट करेगा एंड इससे इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो भी एक्सपांड करेगा, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी एंड ई रिक्शाज जो है वो रूरल इकोनॉमीज के लिए भी एडवांटेजियस होंगी। सो मोर अडोप्शन से तीसरा काम क्या होगा कि इंडिया मोर अडोप्शन विल हेल्प इंडिया मीट पेरिस एग्रीमेंट्स ऑन क्लाइमेट चेंज एज वेल। इंडिया विल बी एबल टू मीट इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। सो हमने बेसिक्स कवर कर लिए, हमने बेनिफिट्स कवर कर लिए। नाउ की स्ट्रैटेजिक गोल्स। गवर्नमेंट जो है कुछ की स्ट्रैटेजिक गोल्स को माइंड में रख के चल रही है, इसी के चलते गवर्नमेंट का पास्ट डिकेड में काफी इंटरेस्ट बढ़ा है ईवीज में। सो नाउ हैव अ लुक एट की स्ट्रैटेजिक गोल्स। सो पहला जो गोल है वो ये है कि इंडिया में ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो एक की सेक्टर है। करेंटली इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट है, फिफ्थ लार्जेस्ट व्हीकल मार्केट है इन द वर्ल्ड और टॉप 3 में जल्द ही आने की इसकी क्षमता है। अब इंडिया क्योंकि क्लाइमेट चेंज के इश्यू पर एक ग्लोबल लीडर के तौर पर इवोल्व हुआ है, तो ईवीज का ज्यादा से ज्यादा यूसेज एक तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के डीकार्बोनाइजेशन में हेल्प करेगा और दूसरा इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को मीट करने में सहायक होगा। इंडिया का कमिटमेंट है कि जीएचजी एमिशंस को जो कि 2005 में थे उसको बाय 2030 तक 33 टू 35% कम करना है। इंडिया ने COP26 में भी अपने लिए और भी एम्बिशियस टारगेट सेट किए हैं जिनको नाम दिया गया है पंचामृत। इसमें टारगेट है कि इंडिया 50% नीड्स रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से फुलफिल करेगा 20 और दूसरा 2030 तक 1 मिलियन टन कार्बन एमिशंस कम करनी है और 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशंस का टारगेट रखा गया है। इसके अलावा एयर क्वालिटी की बात करें तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 बाय IQ एयर, उसमें डेटा है कि इंडिया वर्ल्ड की जो टॉप 20 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज हैं उनमें से 14 वो इंडिया में है और 2019 के डेटा की बात करें तो 1.67 मिलियन डेथ्स एयर पोल्यूशन की वजह से हुई एंड कंट्री ने सेम ही ईयर यानी कि 2019 में ही 1.36% अपनी जीडीपी का लूज किया इस वजह से। तो देयरफॉर ईवीज का प्रमोशन और अडॉप्शन जो है वो इंडिया को एक क्लीन फ्यूचर या फिर कह लो सस्टेनेबल फ्यूचर अचीव करने में हेल्प करेगा। सो हमने बेसिक्स कवर कर लिए, बेनिफिट्स कवर कर लिए एंड की स्ट्रेटेजिक गोल्स कवर कर लिए। नाउ हैव अ लुक एट चैलेंजेस। तो ईवीज में जो कुछ स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं अब उनको देख लेते हैं। एक तो है हाई इनिशियल कॉस्ट जो कि कन्वेंशनल पेट्रोल व्हीकल के कंपैरिजन में 30 टू 40% हाई है। इंडिया में ईवी का एवरेज प्राइस कितना है? रफली 13 लाख की पड़ती है जो कि सिग्निफिकेंटली एक्सपेंसिव है पेट्रोल व्हीकल के कंपैरिजन में। एक पेट्रोल व्हीकल का एवरेज प्राइस रफली कितना पड़ता है? 5 लाख। तो अफोर्डेबिलिटी एक ऐसा फैक्टर है जो कि लिमिट कर रहा है डिमांड ऑफ ईवीज और ये हाई इनिशियल कॉस्ट प्राइमरली किस वजह से है? एक्सपेंसिव बैटरी टेक्नोलॉजी की वजह से। ठीक है, देन दूसरा चैलेंज है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का लिमिटेड होना। जनवरी 2023 का डेटा है जिसके अकॉर्डिंग अप्रोक्स 5000 ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं जबकि 20.65 लाख ईवीज हैं और जो इंफ्रा इंस्टॉल्ड है वो भी मेजर सिटीज में ही कंसंट्रेटेड है और कुछ एरियाज में इलेक्ट्रिकल सप्लाई इनएडिक्वेट है तो उस वजह से भी इंफ्रास्ट्रक्चर के इंस्टॉलेशन में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो लिमिटेड चार्जिंग इंफ्रा एक डिमांड को कम करता है क्योंकि स्पेशली वो ही बायर जो बायर जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं या जहाँ पर डेडिकेटेड पार्किंग स्पेसेस नहीं है तो उनको ईवीज बाई करना कन्वीनियंट नहीं रहता है। ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्क प्लेसेस या फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स जो हैं वो चार्जिंग इंफ्रा को एक्सपांड करने में एक क्रूशियल रोल प्ले कर सकते हैं।
देन इसके अलावा लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन भी है और इंटरऑपरेबिलिटी इश्यूज भी हैं अमंग चार्जर्स एंड व्हीकल्स, तो ये सब चैलेंजेस आते हैं। देन कस्टमर्स को जो है एक रेंज एंग्जाइटी भी है, उनको डर है कि कहीं ड्राइविंग करते वक्त बैटरी खत्म हो जाए तो फिर क्या करेंगे। ऑल्दो ईवी की रेंज इंप्रूव हो रही है, लेकिन देयर इज स्टिल दिस परसेप्शन इन कंट्रीज स्पेशली इन इंडिया जहाँ पे वास्ट डिस्टेंसेज हैं कि रेंज जो है वो उनके लिए एक इशू है। इसके अलावा ओवर पीरियड ऑफ टाइम बैटरीज डिग्रेड भी होती हैं, जिसके कारण जो रेंज है वो भी डिक्रीज होती है, तो ये सब चैलेंज है। देन देर इज द चैलेंज ऑफ वैल्यू चेन डिपेंडेंसी। इंडिया जो है ईवी के कंपोनेंट्स के लिए चाइना पर हैवीली डिपेंड करता है। इट इज ऑलमोस्ट 90% डिपेंडेंस ऑन चाइना। चाइना करंटली ईवीज के पार्ट्स के लिए वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, और जितना ईवी अडोप्शन इंक्रीज होगा उतना ही इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंस जो है और भी बढ़ेगी। तो इट इज प्रोजेक्टेड दैट डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स विल राइज टू 70% और मोर। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज जो हैं वो भी एक की कंपोनेंट है, और उनके लिए स्पेसिफिक मिनरल एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत होती है। एंड मोर देन 90% ग्लोबल लिथियम प्रोडक्शन कहाँ पे कंसंट्रेटेड है? चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना में। इसके अलावा कोबाल्ट और निकल भी एक अदर की इनपुट्स हैं, जिनकी माइनिंग कोंगो और इंडोनेशिया में होती है। तो वी कैन सी दैट इंडिया अपनी डिमांड को कैटर करने के लिए ऑलमोस्ट एंटायरली एक स्मॉल पूल ऑफ कंट्रीज पर डिपेंडेंट हो जाएगा। सो देयर आर सप्लाई चेन चैलेंजेस एज वेल। नेक्स्ट, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है, जो ईवी इंडस्ट्री की बैकबोन है, जैसे कि बैटरीज हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया, कंट्रोलर्स, इनके प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजिकली डेफिशिएंट है, तो ये भी एक चैलेंज है। देन ईवीज का चार्जिंग टाइम कन्वेंशनल व्हीकल्स के साथ में कंपेयर करें तो उनका रिफ्यूलिंग टाइम से जो चार्जिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है। दैट मेक्स ईवीज लेस कन्वीनियंट एंड लेस यूजेबल। साथ ही लिमिटेड मॉडल ऑप्शंस भी हैं, जो कंज्यूमर्स की डाइवर्स प्रेफरेंस एंड रिक्रूटमेंट्स को केटर नहीं करते हैं। और जब ऐसा है तो इसके अलावा रीसेल वैल्यू भी जो है वो अनसर्टेन हो जाने से कंज्यूमर्स जो है ईवीज को बाई करना अवॉइड कर रहे हैं। देन देर इज लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स एज वेल, जो कि चाहिए होते हैं सर्विसिंग के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ईवी हो या ईवी के पार्ट्स हो, और लैक के चलते सर्विसिंग कॉस्ट फिर हाई भी हो जाती है। इसके अलावा इंडिया में ऐसे कोई स्किल डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड ट्रेनिंग कोर्सेज भी नहीं है जो टेक्निकल एबिलिटीज को वास्ट स्केल पर डेवलप कर सके, तो उसकी भी ज़रूरत है। देन इलेक्ट्रिसिटी सोर्स एक चैलेंज है। ईवीज आज भी इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेजरली किससे है? कोल फायर्ड थर्मल प्लांट से। तो इस वजह से ईवीज के एनवायरमेंटल बेनिफिट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। ईवीज को मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए पावर जनरेशन सोर्सेज को जो है सिग्निफिकेंटली चेंज करना पड़ेगा। ऐसे में जो गवर्नमेंट का पुश है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे, वो काफी सही स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन। इसके अलावा ग्रिड स्टेबिलिटी कंसर्न्स हैं। अभी इंडिया का जो पावर ग्रिड इंफ्रा है वो फुली डेवलप ना होने की वजह से जो ईवी चार्जिंग स्टेशन की डिमांड है, पावर डिमांड है, वो हैंडल करने में उनकी ये जो है ग्रिड वो इनकेपेबल है, तो वो भी एक चैलेंज है। देन देर इज लैक ऑफ स्टेबल ईवी प्रोडक्शन पॉलिसी। ट्रांसपोर्टेशन जो है एक हमारा स्टेट सब्जेक्ट है, तो जिसकी वजह से पॉलिसी फ्रेमवर्क अनसर्टेन रहता है, और ऐसे में मैन्युफैक्चरर्स एंड इन्वेस्टर्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग और उनकी प्रॉफिटेबिलिटी को इन सब में चैलेंजेस क्रिएट करता है। सो देन देर इज हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे है? ये होती है जब रैपिड डेप्रिसिएशन हो इंडियन रुपी का। जब इंडियन रुपी की वैल्यू डॉलर के कंपैरिजन में वीक हो जाए तो इंपोर्ट्स की कॉस्ट बढ़ जाती है, और इससे फिर बढ़ती है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। सो ये भी एक चैलेंज है। सो बेसिक्स कवर कर लिए, बेनिफिट्स कवर कर लिए, गोल्स और चैलेंजेस। अभी हम देख लेते हैं स्टेटस ग्लोबली भी और इंडिया में, उसके बाद देखेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और वे फॉरवर्ड। सो जहाँ तक स्टेटस की बात है, ग्लोबल स्टेटस की बात करें ईवीएस प्रोडक्शन और सप्लाई चेन की, तो चाइना जो है वो डोमिनेट करता है मार्केट को विद 50% शेयर। यूरोप जो है वो सेकंड प्लेस पे है विद 25% शेयर, और यूएस जो है उसका रिलेटिवली स्मॉलर रोल है विद जस्ट 10% शेयर इन दी मार्केट ऑफ ईवीएस प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन। उसके अलावा इंटरनेशनल प्रैक्टिस की बात करें तो नॉर्वे में जो है हाईएस्ट पेनिट्रेशन है मार्केट में ईवीज का, वो है कितना? 74.7%। और चाइना और यूएस जो है वो दोनों मिलकर के कंट्रीब्यूट करते हैं टू मोर देन हाफ ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स इन दी वर्ल्ड। देन यूके और फ्रांस, उन्होंने भी टारगेट रखा है कि बाय 2040 100% इलेक्ट्रिक कार्स कर देनी है। देन इंडिया में ईवी इकोसिस्टम की बात करें तो इंडिया इज नॉट अ सिग्निफिकेंट प्लेयर इन ग्लोबल ईवी सप्लाई चेन। हालांकि इंडियन ईवी मार्केट जो है वो इवॉल्व हो रहा है फास्ट, एज क्लोज टू 0.32 मिलियन जो है व्हीकल्स वो सेल हुए थे 2021 में, और रोबस्ट ग्रोथ को फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम का भी सपोर्ट है। इंडिया का जो ईवी मार्केट है वो तीन मुख्य कारणों से इतना फास्ट इवॉल्व हो रहा है।
जो कि कार्बन एमिशन के रिडक्शन के लिए है बेसिकली। एक तो है पेरिस एग्रीमेंट, दूसरा इंप्रूव करने के लिए एयर क्वालिटी इन अर्बन एरियाज, और तीसरा है रिड्यूस करना है ऑयल इंपोर्ट्स। नाउ हैव अ लुक एट दी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। और इन जो हमारे की स्ट्रेटजिक गोल हैं इंडिया के, उन्हीं की वजह से इंडिया जो है अग्रेसिवली ईवीज को प्रमोट कर रहा है। इसके लिए दोनों ही सेंटर भी और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो बायर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स दोनों को वेरियस इंसेंटिव्स प्रोवाइड करा रही है। सो उनको देख लेते हैं वन बाय वन। सो इंडिया ने अपने लिए एक एम्बिशियस गोल सेट किया हुआ है कि 2030 तक 30% ईवी पेनिट्रेशन करना है। इंडिया में जो ईवीएस को इंसेंटिवाइज करने का जो पहला कॉन्क्रीट डिसीजन लिया गया था वो 2010 में लिया गया था, और वो एक सब्सिडी स्कीम थी जिसको बाद में विड्रॉ कर लिया किस मिनिस्ट्री ने, जिसने उसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। वो 2012 में विड्रॉ कर ली गई थी। देन 2013 में जो है गवर्नमेंट लेकर के आई थी नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, जिसमें 6 to 7 मिलियन ईवीज एंड हाइब्रिड्स की सेल्स का टारगेट रखा गया, जो कि 2020 ऑनवर्ड्स जो है वो ईयर ऑन ईयर अचीव करना था। इसको अचीव करने के लिए सब्सिडीज एंड सपोर्टिंग इंफ्रा को क्रिएट करना था, बट ये जो प्लान था ये मोस्टली पेपर्स पे ही रहा। देन फेम स्कीम, तब के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने 2015-16 के यूनियन बजट में फेम स्कीम अनाउंस की थी, जिसमें इनिशियल आउटले 75 करोड़ का रखा गया था। स्कीम का एम था कि 2020 तक अप टू 7 मिलियन ईवीएस की सेल्स को बूस्ट करना है। देन 2017 में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया बाय 2030 100% इलेक्ट्रिक कार्स जो है उन पर मूव कर जाएगा। बट देन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने इस प्लान के एग्जीक्यूशन पर कंसर्न्स रेज किए, एंड इसके चलते इस प्लान को 100% से डाइल्यूट करके 30% किया गया। देन फेब 2019 में यूनियन कैबिनेट ने एक 10,000 करोड़ प्रोग्राम लॉन्च किया अंडर फेम 2 स्कीम, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ईवीएस के परचेज पर अप फ्रंट इंसेंटिव्स दे करके और नेसेसरी चार्जिंग इंफ्रा क्रिएट करके ईवीएस के अडोप्शन को एनकरेज करना। देन देयर इज नेशनल मिशन ऑन ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज, जिसमें कि इंडिया में गीगा स्केल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को एस्टेब्लिश करने को जो है सपोर्ट करना है। ठीक है। देन देयर इज पीएलआई स्कीम। पीएलआई स्कीम में जो है इसमें इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ईवीएस एंड उनके कंपोनेंट। देन एक व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी है जिसमें ओल्ड व्हीकल्स की स्क्रैपिंग एंड नए ईवीएस की परचेज को प्रमोट किया जा रहा है। देन देयर इज गो इलेक्ट्रिक कैंपेन, जिसमें क्रिएट की जा रही है अवेयरनेस ऑन द बेनिफिट्स ऑफ ईवीएस एंड चार्जिंग इंफ्रा। ठीक है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने भी चार्जिंग इंफ्रा मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने चार्जिंग इंफ्रा की गाइडलाइंस जो है उनको रिवाइज किया है, जिसमें गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब किया है कि देयर शुड बी एटलीस्ट 1 चार्जिंग स्टेशन इन द ग्रिड ऑफ 3 किलोमीटर एंड एट एवरी 25 किलोमीटर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द हाईवेज। देन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने भी मॉडल बिल्डिंग बायलॉज 2016 को अमेंड किया है एंड मैंडेट किया है कि रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों तरीके की बिल्डिंग्स में जो है ईवी चार्जिंग फैसिलिटीज के लिए 20% पार्किंग स्पेस जो है उसको छोड़ा जाना है। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अपनी ईवी पॉलिसी 2020 अनाउंस की है, जिसमें उन्होंने टू व्हीलर्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स कैरियर इनको ईवीएस से है ना रिप्लेस करने पर एम्फेसाइज किया गया है। उन्होंने फोकस नहीं किया है प्राइवेट फोर व्हीलर्स को, उनको रिप्लेस करने पर उनका फोकस नहीं है। देन इसके अलावा अदर जो गवर्नमेंट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स लाइक यूपी, एमपी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन्होंने भी अपनी ईवी पॉलिसीज जो है नोटिफाई की हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स किस लिए क्यों कर रही हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, उसमें वो बेसिकली प्रमोट करना चाह रही है मैन्युफैक्चरिंग एंड डिमांड जो है ईवीएस की अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स में। देन जीएसटी में भी कंसेशंस दिए गए हैं। गवर्नमेंट ईवीएस पर 5% जीएसटी लेवी करती है, जबकि इंटरनल कंबशन इंजन पर 28%। देन इंडिया ने ग्लासगो में जो कोप 2026 में समिट हुई थी उसमें ई अमृत पोर्टल भी लॉन्च किया है। ये पोर्टल वन स्टॉप डेस्टिनेशन है और इसमें सभी इंफॉर्मेशन दी जाएगी ऑन ई व्हीकल्स पे। देन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने भी अनाउंस किया है कि बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स को ग्रीन लाइसेंस प्लेट्स दी जाएंगी एंड ईवीएस को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परमिट रिक्वायरमेंट से भी एग्जेम्प्ट किया गया है। देन इसरो ने भी इंडिजिनसली डेवलप्ड लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज किया है और 14 कंपनीज को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए सेलेक्ट भी किया है। देन इसके अलावा गवर्नमेंट जो है वो भी प्रमोट कर रही है कि रिप्लेस करेंगे एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट व्हीकल्स को विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देन वे फॉरवर्ड। सो वे फॉरवर्ड जो है जो चैलेंजेस हैं हम उन्हीं को के लिए ही सॉल्यूशन देंगे वे फॉरवर्ड में। लाइक जो चैलेंज है हमारा हाई इनिशियल कॉस्ट का, सो उसके लिए सब्सिडीज, टैक्स इंसेंटिव्स एंड फाइनेंसिंग स्कीम्स जो हैं वो होनी चाहिए कंज्यूमर्स और मैन्युफैक्चरर्स दोनों के लिए।
देन जो दूसरा है लिमिटेड चार्जिंग इंफ्रा, उसको टैकल करने के लिए पब्लिक एंड प्राइवेट चार्जिंग स्टेशंस का जो है एक नेटवर्क क्रिएट किया जाना चाहिए अक्रॉस द कंट्री, ताकि एडिक्वेट क्वालिटी मिल सके कंज्यूमर्स को और एक्सेसिबिलिटी भी हो। देन जो रेंज एंजाइटी का इशू है और इसके अलावा लिमिटेड मॉडल ऑप्शन का भी इशू है, उनको सोल्व करने के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स और स्टार्टअप्स के बीच में जो है इनोवेशन, कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन को बढ़ावा देना चाहिए, ताकि कंज्यूमर्स के लिए चॉइस के ऑप्शंस बढ़े। देन देयर इज वैल्यू चेन डिपेंडेंसी, उसको कम करने के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं एंड रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं जैसे बैटरी हो गई, उनकी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को जो है थ्रू सपोर्टिव पॉलिसीज जो है इंसेंटिवाइज कराने की आवश्यकता है। जैसे कि अभी रिसेंटली लिथियम डिस्कवरी हुई है राजस्थान में, तो वो भी एक क्रूशियल है अगर डिपेंडेंस कम करनी है तो। देन टेक्नोलॉजी डेफिसिट को टैकल करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए लोकल R&D में, वो नेसेसरी है। इसके लिए जो है इंडियन यूनिवर्सिटी और एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल हब्स जो है उनको लेवरेज करने की जरूरत है और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी को एनकरेज करने की जरूरत है। इंडिया जो है इसके लिए दूसरी कंट्रीज के साथ भी काम कर सकती है। देन चार्जिंग टाइम, इसको भी रिड्यूस करने की आवश्यकता है, डेवलप करके बाय फास्ट चार्जिंग एंड बैटरी स्वैपिंग टेक्नोलॉजीज। एंड जो लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर्स हैं, इसके लिए जो है सर्टिफिकेट लाने की जरूरत है, ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, सर्विस सेंटर एंड रिपेयर ऑप्शंस को इन्हांस करने की जरूरत है, और सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराए जाएं टेक्नीशियंस को, मैकेनिक्स को एंड डीलर्स को। देन जो इलेक्ट्रिसिटी सोर्स की जो है चैलेंज, इसके लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, स्मार्ट ग्रिड्स एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई को इम्प्रूव किया जा सके एंड ईवीज जो है वो ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनी। उसके अलावा एक नेशनल पॉलिसी लाई जानी चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, जैसे कि सजेस्ट भी किया है एक पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एस्टिमेट्स ने। देन जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको मोर एनवायरमेंटली साउंड बनाने के लिए बैटरीज की जो है उनके लिए रिसाइकलिंग स्टेशंस भी होने चाहिए, ताकि बैटरीज से मेटल रिकवर की जा सके और हाई प्रोडक्शन कॉस्ट ना रहे, उसी को रिकवरी कर ली जाए। ठीक है, सो हमने बेसिक्स देख लिए, बेनिफिट्स, गोल्स, चैलेंजेस, स्टेटस, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और वे फॉरवर्ड। अभी जो है हम PYQs, मीन्स, प्रीलिम्स और ऐसे को देख लेते हैं कि कैसे हम इस इंफॉर्मेशन के साथ में उनको टैकल कर सकते हैं। सो 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्या है क्वेश्चन उसको रीड कर लेते हैं कि अडोप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इज रैपिडली ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड। अडोप्शन जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रैपिडली ग्रो कर रहा है वर्ल्ड वाइड। एंड हाउ डू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस, सेकंड पार्ट, एंड व्हाट आर द की बेनिफिट्स दे ऑफर कंपेयर टू ट्रेडिशनल कंबशन इंजन व्हीकल्स। सो अभी जो हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा ही है कि अडोप्शन जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वो रैपिडली ग्रो कर रहा है वर्ल्ड वाइड। तो इस पोर्शन के लिए हम कुछ डेटा प्रोवाइड करा देंगे फर्स्ट पार्ट में मीन्स के, ठीक है। देन सेकंड, हाउ डू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशंस। तो हमने जो पूरा देखा है बेनिफिट्स में कि कैसे वो कार्बन एमिशंस को कम करते हैं, कैसे जीरो उसका जो स्ट्रक्चर है, सिस्टम आर्किटेक्चर जो हमने देखा, फ्यूल सेल है और जो बैटरीज हैं वो जीरो टेल पाइप एमिशन है, एमिशन बिल्कुल ही कम है। और उस तरीके से हम इसके जो है कि कैसे वो कंट्रीब्यूट कर रहा है रिड्यूस करने में कार्बन एमिशन, उसके बारे में बता देंगे। की बेनिफिट्स, उसके एनवायरमेंटल बेनिफिट्स और ऑयल इंपोर्ट्स को कैसे कम कर रहा है वो, अर्बनाइजेशन में ना अर्बन क्वालिटी जो है, एयर क्वालिटी, उसको कैसे इंप्रूव कर रहा है, ये सारे की बेनिफिट्स, कैसे मैकेनिकल एडवांटेजेस हैं, एनर्जी एफिशिएंट है, वो सब जो है बेनिफिट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं विद द ट्रेडिशनल कंबशन इंजन। और जो हमने वर्किंग प्रिंसिपल देखे हैं या थोड़े डायग्राम्स देखे हैं वो एड ऑन्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस पूरे क्वेश्चन को जो है इस इंफॉर्मेशन से सोल्व कर सकते हैं। देन एयर पोल्यूशन के ऊपर हर साल ही ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन आता रहता है रिलेटेड, इस बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आ गया। 2022 में आया था कि डिस्कस करो डिटेल में फोटोकेमिकल स्मोक, और हमने देखा था कि जो कार्बन एमिशंस हैं वो उसमें जो है जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो भी एक पोल्यूटेंट होता है एमिशंस में। सो उससे स्मोक बनता है, तो वो सारा मतलब इसी से ही रिलेटेड है। लाइक ऐसे ही हमें PYQs को देख के और अपना जो है मैटर तैयार करना चाहिए कि ओके जो कार्बन एमिशन है उसमें VOCs हैं, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनसे फोटोकेमिकल स्मोक बनता है और उस पर भी क्वेश्चन आया है। तो इस तरीके से हमें पूरा होलिस्टिकली अपने इसको कवर करना है टॉपिक को। देन उनकी फॉर्मेशन, इफेक्ट्स और मिटिगेशन बतानी है और एक्सप्लेन करना है 1999 का गोथनबर्ग प्रोटोकॉल। ठीक है, सो देन PYQ प्रीलिम्स में 2016 में क्वेश्चन आया था, यहाँ पे डायरेक्टली इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्वेश्चन नहीं है बट ये है रिलेटेड टू एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि इन द सिटीज ऑफ आवर कंट्री
following atmospheric gases are normally considered in calculating the value of air quality index। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उस पर पूछा गया है। तो यहाँ पे ये दे दी गई हैं गैसेस कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन। तो इनमें से सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन कौन सी ये इन्वॉल्व है। सो इसमें हमें सबसे पहली चीज यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको एयर क्वालिटी इंडेक्स में नहीं देखते हैं। तो 1 के निकलते ही यहाँ पे आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं बच्चे कि कार्बन डाइऑक्साइड तो एमिशंस में देखी जाएगी, लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स में एमिशंस में कार्बन डाइऑक्साइड का मेजरमेंट नहीं है। सो इसमें ऑप्शन जो है वो 2, 3, 4 है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसके अलावा एक्सप्लेनेशन अगर देख लें तो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो टूल है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ एयर क्वालिटी स्टेटस टू पीपल। इसमें 8 पोल्यूटेंट्स जो है कंसीडर किए जा रहे हैं। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको ये माइन्यूट डिटेल्स थोड़ी सी याद रखनी होती है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ओजोन हो गई, पार्टिकुलेट मैटर दोनों है 2.5 और 10 देन अमोनिया एंड लेड। ठीक है, अब ऐसे देख लेते हैं ऐसे में हम इस इंफॉर्मेशन का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ऐसे का टॉपिक 2023 में जैसे आया है कि थिंकिंग इज लाइक अ गेम, इट डज नॉट बिगिन अनलेस देयर इज एन अपोजिट टीम। सो थिंकिंग, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की थिंकिंग स्टार्ट हुई है, इस कॉन्सेप्ट जो ये आ रहा है, सो ये कब स्टार्ट हुआ? जब एक अपोजिट टीम बनी है जो क्लाइमेट चेंज को के बारे में वोकल है। सो थिंकिंग हमारी स्टार्ट हुई है कि ओके हम अपने इसको ट्रांसपोर्ट सेक्टर को डीकार्बोनाइजेशन कर सकते हैं और क्लाइमेट चेंज को इस तरीके से कम कर सकते हैं। तो थिंकिंग वहां से स्टार्ट हुई है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी भी काम करें। सो इस तरीके से एग्जाम्पल्स जो हैं ऐसे में इस्तेमाल होते हैं अपनी जीएस की इंफॉर्मेशन को ही यूज करके। सो कीप लर्निंग एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू।